नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आप लोग अपने से आंसर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 2, यानी कि मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? यानी कि दोस्तों लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? लेंस यानी कि जिसके आर पार जो है लाइट चली जाए। दोस्तों पानी में जो होती है लाइट आर पार चली जाती है, कांच में भी लाइट आर पार चली जाती है, बहुत हद तक प्लास्टिक में भी लाइट आर पार चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो मिट्टी होती है इसमें लाइट आर पार नहीं होती, इसलिए हम लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर, जिसे हम लोग पाइल कहते हैं, बनाने में आसानी होती है? पत्तर यानी कि पतली पतली जो है दोस्तों चादर बनाने में आसानी होती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जिसे हम लोग अधात्वर्धनीयता कहते हैं, इससे हम पीट कर यानी कि पतली से पतली जो है चादर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति क्या होगी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शक्ति बराबर सूत्र होता है ऊर्जा बटा समय, यानी कि कितनी ऊर्जा कितने समय में खर्चा की गई है। तो यहाँ पे ऊर्जा जो दिया गया है दोस्तों, ऊर्जा कितनी है? 1000 दी गई है, 1000 जूल, और हमें समय कितना दिया गया है? 2 सेकेंड दिया गया है। ये कितने पर भाग जाएगा? 5 पर, 2 पंचे 10, यानी कि 500 वाट की जो है शक्ति हम, अगर कोई व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल कार्य करता है तो 500 वाट की शक्ति को खर्चा करेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो दोस्तों 18वें समूह की बात करें तो उसमें 6 तत्व मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए दोस्तों ये ग्रुप डी और एएलपी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कक्षाएं होती हैं? तो दोस्तों इसमें 4 कक्षाएं होती हैं, जिसे हम लोग के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल कहते हैं। यही 4 कक्षाएं होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, यानी कि कोई परमाणु है उसका उप परमाणु कण कौन नहीं होगा? जीनान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये एक परमाणु का उप परमाणु कण होते हैं, लेकिन जो जीनान है दोस्तों ये एक अक्रिय गैस है, ना कि उप परमाणु। तो यहीं पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। यानी कि दोस्तों परमाणु के भीतर जो हमारा परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो आरोपित बल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहा जाता है। क्या? नाभिकीय बल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? जाइलम, सेलेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो दोस्तों
ऊतक जो होता है ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। जैसे आप लोग नारियल देख लीजिए, ऊपर का जो होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। तो ये किसके कारण कठोर होता है? तो क्लेरेंकाइमा के द्वारा ये कठोर होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? यानी कि किसी वस्तु का भार किस पर सर्वाधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंधों पर, उपोष्ण कटिबंधों पर, ध्रुवों पर। तो दोस्तों कुछ नहीं, इसको बस एक पॉइंट याद रखना है कि ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग, जिसे हम लोग मछली वर्ग कहते हैं, की विशेषता क्या नहीं है? स्यूडोकालम की उपस्थिति, गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, हड्डी या उपस्थिति का अंतःकंकाल, सल्क का बहिकंकाल। तो दोस्तों कौन सा ऐसा जो है विशेषता मछली वर्ग की नहीं है? तो हाँ आइए देखते हैं। गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, जी हाँ दोस्तों, गलफड़ों मछली जो होती है मछली वर्ग, ये गलफड़ों के द्वारा सांस लेता है। फिर आगे है हड्डी या उपस्थिति का अंतःकंकाल होता है, बिल्कुल सही है। सल्क का बहिकंकाल होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो है दोस्तों ए ऑप्शन जो दिया गया है स्यूडोकालम की उपस्थिति, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ये जो है स्थिति हमारे मछली वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों मनुष्यों में एक ऊतक पाया जाता है प्लेसेंटा ऊतक, बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं लेकिन यहाँ प्लेसेंटा ऊतक की बात हो रही है। तो कह रहा है इसके द्वारा कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? भ्रूण में अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा काम किया जा सकता है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। बी ऑप्शन है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। सी ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। डी ऑप्शन है भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे शरीर में प्लेसेंटा ऊतक होता है दोस्तों, उसका कार्य यही होता है कि भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकाले और भ्रूण को पोषण प्रदान करे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं, जिसे हम लोग चीनी कहते हैं, शुगर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? दोस्तों हमारे शरीर में जो अग्नाशय होता है उसी से एक हार्मोन निकलता है जो कि रक्त में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है या बढ़ जाती है वो हमें बता देता है। तो किसके द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कांस्टेंटन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों कांस्टेंटन जो है इसको कौन सी धातु को मिश्रित करके बनाया जा सकता है? तो दोस्तों कांस्टेंटन को ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की मिश्रित धातु है। इसे यूरेका भी कहा जाता है। किसे? यूरेका भी इसे कहा जाता है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इसमें कौन सी मिश्र धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, तो दोस्तों इसमें जो कॉपर होता है वो 55% कॉपर पाया जाता है। निकिल की बात करें दोस्तों तो इसमें 45% निकिल पाया जाता है। तो दोस्तों कॉपर और निकिल को मिलाकर कांस्टेंटन धातु बनाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यानित करता है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, या जड़त्व का नियम है, या संवेग संरक्षण का नियम है? दोस्तों अब कोई गिलास है उसके ऊपर आप पतला सा कार्ड रखेंगे और उसके ऊपर जब आप एक सिक्का रखेंगे, यदि आप जो उस पर उंगली से धक्का मार के जो उस पर कार्ड रखे हैं, कार्ड को यदि आप धक्का मार के गिरा देते हैं तो उसमें जो सिक्का ऊपर रखा हुआ होगा वो सीधा जो है दोस्तों सिक्का जो है ग्लास में गिर जाता है। यानी कि वो देखिए दोस्तों जो हमारी उस पर जो वस्तु रखी होगी यदि वो गति अवस्था में तो गति में ही रहेगी, लेकिन अगर वो विराम अवस्था में है विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो दोस्तों
इसे क्या कहा जाता है इस नियम को? तो दोस्तों इस नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। ए सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो दोस्तों कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर जो पृथ्वी पर भार होगा वो चंद्रमा पर जो भार कितना होगा, यही कह रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस भार के पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो ध्यान में रखना है 1/6 होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यदि आप लोगों को मधुमक्खी का डंक मार दे तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप लोग पेस्ट लगा लेते हैं, यानी कि हम लोग जो पूर्ण रूप से जिसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा का। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? यानी कि आप सभी जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यह सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि एक है, ज्वारभाटीय तरंग है, यांत्रिक तरंग है, सरफेस तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव तरंग है। तो दोस्तों ध्वनि जो होती है हमारी ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। जय हिंद।